हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से द लर्निंग जोन चैनल में मैं स्वागत करती हूँ। आज हम अपने चैप्टर फर्स्ट जो 9th क्लास का है, सिविक्स का, जिसे आप पॉलिटिकल साइंस भी कह सकते हैं, उसका हम आज थर्ड पार्ट और अपने चैप्टर का 1.3 पार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट फर्स्ट और सेकंड पार्ट्स के वीडियोस के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दी हुई है, तो प्लीज़ उन पर क्लिक करके पार्ट 1 और 2 को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आप उनको नहीं देखेंगे आपको पार्ट थर्ड और फोर्थ समझ में नहीं आएगा और चैप्टर ऑब्वियसली इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो चलिए हम बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। 1.3 इसका जो पार्ट है, लोकतंत्र ही क्यों। अब इसमें जिस तरह की पार्ट 1 में टीचर और उनके स्टूडेंट्स के बीच में डिस्कशन हुआ था, तो अब पार्ट थर्ड में भी वही हो रहा है। अब जब लोकतंत्र की विशेषताएं और उसकी परिभाषा बच्चों को समझ में आ गई है, तो अब उन लोगों के बीच में ये बहस छिड़ गई है कि लोकतंत्र क्यों। कुछ उसके पक्ष में है, कुछ सही बता रहे हैं, कुछ गलत बता रहे हैं। तो जो मैडम है लिंक 2, वो उनकी बहस को बैठ करके आराम से देख रही हैं और सुन रही हैं। तो हम उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं। अब ये बच्चों का डिस्कशन पढ़ना इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो अपनी अपनी राय रख रहे हैं। तो हम आगे इसको पेज को निकालते हैं और हम देखते हैं आगे। तो यहाँ पर बच्चों की डिस्कशन अब कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम देखते हैं कि मैडम लिंक 2 इस चर्चा को पूरी दिलचस्पी से सुन रही थी। अब उन्होंने हस्तक्षेप किया। तुम सब लोग इतने मगन होकर इस बहस में लगे थे, यह देखकर मुझे खुशी हुई। मुझे नहीं मालूम कौन सही है कौन गलत है, यह तो आप लोग सुलझाएं, पर मुझे लगा कि आप खुले दिमाग से बातें कर रहे थे। अगर किसी ने आपको रोकने की कोशिश की होती या आपको अपनी बात कहने के लिए सज़ा दी होती, तो निश्चित ही रूप से आपको बहुत बुरा लगता। क्या आप ऐसा उस देश में कर सकते हैं जहां लोकतंत्र नहीं हो? क्या ये लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा तर्क है? तो यहाँ पर अब टीचर बोल रही हैं उनसे कि आप लोग बहुत अच्छी एक डिस्कशन कर रहे थे लोकतंत्र के ऊपर, उसके पक्ष में कोई विपक्ष में, तो एक बहुत अच्छी बात है। अगर मैं आप लोगों को ऐसा करने से रोक देती, तो ये तो आप लोगों के लिए एक सज़ा होती और आप लोगों को बहुत बुरा भी लगता। तो वही चीज़ से एग्जाम्पल लेकर के टीचर बच्चों को समझाना चाह रही हैं कि लोकतंत्र व्यवस्था में यदि इस तरह से जनता के साथ किया जाए, उन्हें अपनी बात बोलने का मौका ना दिया जाए, उन्हें अपने प्रतिनिधि चुनने की एक अपॉर्चुनिटी ना दी जाए और कोई भी गलत प्रतिनिधि चुन करके आ जाए, तो क्या ये लोकतंत्र होगा? क्या ये वाकई में एक देश के लिए लोकतंत्रात्मक व्यवस्था कहलाएगी? नहीं। तो अब इसी को हम आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। इस चर्चा में लोकतंत्र के खिलाफ वे अधिकांश तर्क सामने आए जिन्हें हम आम तौर पर सुनते हैं। ये तर्क कुछ इस प्रकार होते हैं। लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। तो अब लोकतंत्र के कुछ डीमेरिट्स भी हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं कि लोकतंत्र में अब जनता के हाथ में शासन व्यवस्था होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि जनता खुद शासन कर रही है, पर जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा ही शासन संभाला जाता है। तो लोकतंत्र भी की परिभाषा भी यही है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। तो यहाँ पर जनता जो जिन प्रतिनिधियों को चुनती है, अब ज़रूरी नहीं है कि वो प्रतिनिधि जनता को पसंद आए या फिर उसके उन प्रतिनिधियों के काम जनता को पसंद आए, जनता के हिसाब से सही हो। तो अब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी में जो लोग हैं, जनता है, वो अपने प्रतिनिधि को बदल सकते हैं, पार्टी भी चेंज कर सकते हैं कि किसी भी और पार्टी के किसी और प्रतिनिधि को चुन लिया जाए। तो यहाँ पर लोकतंत्र की डीमेरिट्स में, यानी कि एक डिसएडवांटेज में, फर्स्ट पॉइंट ये बताया गया है कि इसमें जो नेता हैं वो बदलते रहते हैं, जिससे कि अस्थिरता पैदा होती है शासन व्यवस्था में। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं है। अब सेकंड पॉइंट बहुत ही एक अच्छा सा पॉइंट है ये, कि
अब जब प्रतिनिधियों को जीतने की होड़ लगी रहती है, पार्टीज़ को, अलग अलग पार्टीज़ होती है कि हमारा प्रतिनिधि आए, हमारी जीतो, ये सब चीज़ें होड़ लगी रहती है। तो अब क्या है, ये जो राजनीतिक लड़ाई बन के रह गई है, सत्ता का खेल बन के रह गया है लोकतंत्र। यहाँ पर नैतिकता की कोई जगह नहीं है। यहाँ पर अब लोग कुर्सी के लिए लड़ते हैं, राजनीतिक लड़ाई होती है, सत्ता के लिए खेल कह सकते हैं हम इसको। तो यहाँ पर जो नैतिकता होती है, जो मॉरल्स हैं, जो एथिक्स हैं, जो सही बात है, उन सब चीज़ों की कोई जगह नहीं रह गई। भाई आप एक बात बताइए, मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जाम्पल दे के समझाती हूँ। यहाँ पर कोई प्रतिनिधि बहुत अच्छा काम कर रहा है और कोई प्रतिनिधि जनता के हिसाब से काम नहीं कर रहा है। तो ये अब जनता को देखना है कि वो उस व्यक्ति को चुने जो कि अच्छा है वाकई में, जो समाज के लिए कुछ अच्छा कर सके, लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सके। लेकिन कभी कभी अपोजिट हो जाता है, ऐसे प्रतिनिधि नहीं चुन के आ पाते हैं जो अपने अ, जनता के द्वारा जनता से किए हुए प्रोमिस को फुलफिल कर पाए। तो होता क्या है, क्या अब जो प्रतिनिधि है जो फुलफिल नहीं कर पा रहा है जनता से किए हुए प्रोमिस को, क्या वो ये बोलेगा कि भाई नहीं तो पहले वाले कैंडिडेट से या फिर दूसरा कोई और, कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे से जनता को, देश को, हमारे समाज को संभाल पाओगे, तो मैं अपनी कुर्सी छोड़ रहा हूँ और तुम मेरी जगह आके बैठ जाओ और तुम अब सारा काम संभालो, सब कुछ अच्छा अच्छा करो। ये एक छोटा सा एक एग्जाम्पल था। तो यहाँ पर अब नैतिकता की कोई जगह नहीं रह जाती है। अब ये खेल बन के रह गया है, पॉलिटिक्स, राजनीतिक लड़ाई। ठीक है, तो इसका ये सेकंड पॉइंट था। और इसके जो थर्ड डिमेरिट है वो क्या है, पढ़ते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। तो अब लोकतांत्रिक व्यवस्था, भाई देखिए, जनता की जो शासन व्यवस्था होती है, सॉरी, राजा की जो शासन व्यवस्था होती है, जहाँ पे राजतंत्रात्मक व्यवस्था होती है, वहाँ पे सारे फैसले राजा को लेने होते हैं। राजा के भी बहुत सारे मंत्री होते हैं, उनसे डिस्कशन किया जाता था पहले राजा के द्वारा, लेकिन फैसले लेने में बहुत टाइम नहीं लगता था। जो राजा को सही लगता था वो फैसला सुना देते थे कि यही होगा। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या है, इसी प्रकार तानाशाह व्यवस्था में भी होता था। जो तानाशाह राजा होते थे, हालांकि उनके रूल बहुत स्ट्रिक्ट होते थे, लेकिन उनके जो उनको जो कुछ कुछ भी व्यवस्था लेके आनी होती थी तो वो तुरंत उसको इम्प्लीमेंट कर देते थे कि ये होगा, ऐसे हो ही होना चाहिए, ये सब नहीं होगा, जो भी है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या है, कोई भी नियम लाने से पहले बहुत सारी बहस होती है, बहुत सारी चर्चाएं होती है, बहुत सारी पार्टीज़ के साथ डिस्कशन होता है, बहुत सारे बिल्स भी होते हैं, वो पास करवाने होते हैं, नए लॉज, कानून, जो भी चीज़ें बनती हैं। तो ये सब प्रोसेस जो होता है वो बहुत लंबा खिंच जाता है, जिससे कि कोई एक अच्छा एक व्यवस्था या रूल या फिर लॉ आना होता है ना, तो उसको आने में बहुत टाइम लग जाता है। ये उसका थर्ड डिमेरिट है। चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं चलता, नहीं होता है, इसके चलते खराब फैसले हो जाते हैं। तो अब जो चुने हुए नेता आते हैं, जो प्रतिनिधि आते हैं जनता के द्वारा चुन करके, अब उन्हें नहीं पता होता है कि लोगों का हित किस में है, किस में नहीं है। तो इसके चलते खराब फैसले भी ले लिए जाते हैं। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। अब जब चुनाव होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई प्रतिनिधि खड़ा हुआ, जनता ने चुन लिया और हो गया चुनाव। बहुत सारा लंबा प्रोसेस होता है जो उससे पहले होता है, जिसमें बहुत सारे खर्चे भी होते हैं, बहुत सारा एक्सपेंस होता है जो किया जाता है, जिससे भ्रष्टाचार भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो ये एक डिसएडवांटेज है लोकतंत्र का। सामान्य लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ बुरी है, इसलिए उन्हें किसी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए। अब इसमें बताया गया है कि सामान्य जो लोग होते हैं, अब जो जिनकी सीधी सिंपल नॉर्मल लाइफ होती है, बेचारे अपने घर में, अपने समाज में रह रहे हैं, सब चीज़ देखते हैं, लेकिन उन्हें इतना ज़्यादा नहीं पता होता है कि आगे फ्यूचर में हमारे समाज के लिए, देश के लिए क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ नहीं सही है। तो अब इसमें बताया कि उसलिए उन्हें किसी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए।
क्या लोकतंत्र के खिलाफ कुछ और भी बातें हैं जो आपके मन में रह गई हैं? इनमें से कौन सा तर्क मुख्य रूप से लोकतंत्र पर लागू होता है? तो अब इसमें बताएं कि क्या इनके अलावा भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप लोग सोचते हो कि वो सही है या गलत है? इसमें से कौन सा तर्क किसी भी तरह की सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करने के मामले में लागू नहीं होता है? इनमें से किस तर्क से आप सहमत हैं? तब ये बताइए कि इसमें कौन सा तर्क है जिससे आप सहमत हैं, जिससे आप असहमत हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका आता है, निश्चित रूप से लोकतंत्र सभी समस्याओं को खत्म करने वाली जादू की छड़ी नहीं है। अब ऑब्वियसली कि अब कहते हैं ना कि इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं होती है। कभी कोई हमारी इच्छा पूरी हो गई तो आगे दूसरी कोई प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाती है, दूसरी दूसरी कुछ ज़रूरतें आके खड़ी हो जाती हैं। तो अब इसमें यही बात बताया गया है कि लोकतंत्र माना एक अच्छी शासन व्यवस्था हो सकती है, होती है। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनाव भी करती है, जनता के द्वारा शासन होता है, लेकिन निश्चित रूप से कुछ ना कुछ इसके डीमेरिट्स भी होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। और ये कोई एक जादू की छड़ी नहीं होती है कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था जिस देश में लागू हो गई तो उसमें अब कोई समस्या ही नहीं रह जाएंगी। लोकतंत्र ने हमारे देश में या दुनिया के अन्य हिस्सों में भी गरीबी नहीं मिटाई है। तो लोकतंत्र ने अब ऐसे बताया कि हमारे देश में या फिर दुनिया के दूसरे हिस्से जहाँ पे लोकतंत्र शासक व्यवस्था है, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि गरीबी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। सरकार के स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र सिर्फ इसी बुनियादी चीज़ को देखता है कि लोग अपने बारे में खुद फैसले करें। अब लोकतंत्र का क्या एक सिंपल सा लोग समझते हैं डेफिनेशन, कि लोग, जनता जो है वो स्वयं अपना चुनाव करे प्रतिनिधि का, और एक चीज़ कि लोग अपने बारे में खुद फैसले करें। इससे इस बात की गारंटी तो नहीं हो जाती कि उनके सभी फैसले सही होंगे। अगर मान लीजिए सरकार लोगों को ये अपने अपने फैसले करने का खुद अधिकार दे भी दे, तो क्या आप सभी को ऐसा मतलब लगता है, आप सोच सकते हैं कि उससे मतलब सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, कि जनता के द्वारा जो भी फैसले होंगे वो सब सही होंगे? लोग गलतियां भी कर सकते हैं। इन फैसलों में लोगों को भागीदार बनाने से फैसलों में देरी होती है। यह भी सही है कि लोकतंत्र में जल्दी जल्दी नेतृत्व परिवर्तन होता है। कई बार बड़े फैसलों और सरकार की कार्यकुशलता पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। तो अब इसमें क्या है कि सब लोगों की अपनी अपनी अलग अलग राय होती है, ओपिनियंस होते हैं, तो सब लोग एक ही चीज़ पर तो सहमत नहीं हो सकते। ये बात तो आप सब लोग समझते हैं। तो यही बताया गया है कि लोकतंत्र में जल्दी जल्दी नेतृत्व परिवर्तन भी होता है, सरकारें बदलती रहती हैं, प्रतिनिधि बदलते रहते हैं, तो जिससे कई बार बड़े बड़े जो फैसले होते हैं और सरकार की जो कार्यकुशलता होती है उस पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। इन तर्कों से यह लगता है कि हम लोकतंत्र का जो रूप देखते हैं वह सरकार का आदर्श स्वरूप नहीं हो सकता। तो अब जितने भी इसमें तर्क दिए गए हैं उन सब से यही लगता है कि जो लोकतंत्र का हम रूप देखते आ रहे हैं वो सरकार का आदर्श रूप तो नहीं हो सकता। मतलब ऐसा नहीं है कि आदर्श रूप है कि इसमें कोई बुराइयां हो ही नहीं सकती, पर वास्तविक जीवन में हमारे सामने यह सवाल नहीं होता। वहाँ सवाल यह होता है कि क्या हमारे पास सरकार के स्वरूपों के जो विकल्प उपलब्ध हैं उनमें लोकतंत्र किसी भी दूसरे से बेहतर है? तो नॉर्मल लाइफ में हम ये सवाल नहीं करते क्या लोकतंत्र सही है क्या गलत है, पर हमारे पास सरकार के स्वरूप के जो विकल्प उपलब्ध हैं उनमें लोकतंत्र किसी भी दूसरे से बेहतर है। क्या ये हम सोचते हैं कभी? व्यवस्था होने से लोकतंत्र के पक्ष में तर्क कब आते हैं? अभी तक तो हमने विपक्ष में तर्क पढ़े थे, अब हम पक्ष में तर्क पढ़ते हैं। हाँ, व्यवस्था होने से भारत ने खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरह से काम किया है वैसा करने की ज़रूरत चीनी सरकार ने महसूस नहीं की। अर्थशास्त्रियों का कहना का भी यही कहना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भुखमरी नहीं हुई है। अगर चीन में भी बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती, विपक्षी दल होता और सरकार की आलोचना कर सकने वाली स्वतंत्र मीडिया होती तो इतने सारे लोग भूखे नहीं मर सकते। तो अब यहाँ पे पक्ष में तर्क दिए गए हैं कि लोकतंत्र में ये भी पक्ष है कि भाई लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार होता है, स्वतंत्र मीडिया होता है कि वो कुछ भी छाप सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं, सरकार की नीतियों के पक्ष में भी जा सकते हैं, उनके विरोध में भी बोल सकते हैं।
यह उदाहरण लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ। अच्छा, ओके। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे शायद गलती से एक छोटा सा स्टैंजा मिस कर दिया है, तो हम यहाँ पे इसको अभी हम पढ़ लेते हैं। चीन में 1958-61 के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का अब तक ज्ञात सबसे भयावह अकाल था। इसमें करीब 3 करोड़ लोग भूख से मर गए। 1958-61 में चीन में एक भयानक अकाल पड़ा था, जिसमें 3 करोड़ लोग भूख से मर चुके। उन दिनों भारत की आर्थिक स्थिति चीन से कुछ बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी भारत में चीन के समान अकाल और भूखमरी की स्थिति नहीं आई। अभी बता रहे हैं कि चीन अधिक संपन्न देश है भारत से, लेकिन फिर भी वहाँ पे ये कंडीशन पैदा हो गई। ऐसी कंडीशन कभी भारत में पैदा नहीं हुई। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ऐसा दोनों देशों की सरकारी नीतियों के अंतर के कारण हुआ, क्योंकि दोनों देशों की जो नीतियां हैं वो अलग अलग हैं। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने से भारत ने खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरह से काम किया, वैसा करने की ज़रूरत चीनी सरकार ने महसूस नहीं की। अब इसमें बताया गया है कि भारत ने खाद्य सुरक्षा को लेकर के जिस तरह से काम किया, उस तरह से अगर चीन में हुआ होता तो इतने लोग भूख से नहीं मरते। अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी बड़ी संख्या में भुखमरी नहीं हुई है, कि कोई भी लोकतंत्र जो देश है, इतनी बड़ी संख्या में कहीं भी भुखमरी नहीं फैली है। अगर चीन में भी बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती, विपक्षी दल होता और सरकार की आलोचना कर सकने वाली स्वतंत्र मीडिया होती, तो इतने सारे लोग भूखे नहीं मरते। इसमें बताया गया है कि चीन में भी अगर बहुदलीय शासन व्यवस्था होती, बहुत सारे दल होते, जिसमें जनता को ये स्वतंत्रता होती कि जब एक दल पसंद नहीं आ रहा है, एक दल काम ढंग से नहीं कर रहा है, जनता की आशाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा है, तो वो दूसरा चुनते। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है। और अगर ऐसा होता, ऐसी व्यवस्था होती, तो विपक्षी दल होता, कोई और सरकार की आलोचना कर सकने वाला मीडिया होता, तो इतने सारे लोग भूख से कभी नहीं मरते। यह उदाहरण लोकतंत्र की सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति बताने वाली विशेषताओं में से एक को बहुत स्पष्ट ढंग से सामने लाता है। लोगों की ज़रूरत के अनुरूप आचरण करने के मामले में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से बेहतर है। तो अब इसमें लोगों के हिसाब से आचरण किया जाता है, हम कह सकते हैं, क्योंकि जो लोगों को पसंद आ रहा है और जो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, तो उसके खिलाफ विरोध होता है, प्रदर्शन होते हैं, तो सरकार को कभी कभी अपनी नीतियां बदलनी भी पड़ जाती हैं। तो इस तरह से लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से बेहतर है। गैर लोकतांत्रिक सरकार लोगों की ज़रूरतों पर ध्यान दे भी सकती है और नहीं भी। और जो गैर लोकतांत्रिक सरकार है, उनमें इस चीज़ की कोई श्योर शॉट गारंटी नहीं है कि वो जनता के ज़रूरतों पर ध्यान देंगी ही देंगी। वो दे भी सकती हैं और नहीं भी दे सकती। यह सब सरकार चलाने वालों की मर्ज़ी पर निर्भर करता है। मतलब उनकी मर्ज़ी है कि वो जनता पे ध्यान दें या ना दें। अगर शासकों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं लगती, तो उनको लोगों की इच्छा के अनुरूप काम करने की ज़रूरत नहीं होती। पर लोकतंत्र में यह ज़रूरी है कि शासन करने वाले आम लोगों की ज़रूरतों पर तत्काल ध्यान दें। अब जहाँ पे गैर लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होती है, वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वो जनता की ज़रूरतों पर ध्यान दें। ये उनकी अपनी मर्ज़ी है, वो ध्यान दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। लेकिन लोकतंत्र शासन व्यवस्था में ज़रूरी है कि लोगों की ज़रूरतों पर, उनकी परेशानियों पर तुरंत ध्यान दिया जाए। लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है, क्योंकि ये शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। यहाँ पे अगर जनता के हिसाब से या फिर कुछ जो नीति ऐसी बना दी जाती हैं जो ठीक नहीं लगती है जनता को, या वाकई में ठीक नहीं होती है, तो वहाँ पे जनता उनका विरोध करती है और उनकी जवाबदेही होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है गवर्नमेंट के पास। उनको जवाब देना होता है जनता को। गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकारों के बेहतर फैसले करने के अन्य कारण भी हैं। लोकतंत्र का आधार व्यापक चर्चा और बहसें हैं। लोकतांत्रिक फैसले में हरदम ज़्यादा लोग शामिल होते हैं, चर्चा करके फैसले होते हैं, बैठकें होती हैं। अगर किसी एक मामले पर अनेक लोगों की सोच लगी हो, तो उसमें गलतियों की गुंजाइश कम होती है। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं डिस्कशन करने वाले, तो गलतियां कम होती हैं। इसमें कुछ ज़्यादा समय ज़रूर लगता है, लेकिन महत्वपूर्ण मसलों पर थोड़ा समय लेकर फैसले करने
के अपने लाभ भी हैं। मतलब टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन जो डिसीज़न लिया जाता है वो सही होते हैं। इससे ज़्यादा उग्र या गैर जिम्मेवार फैसले लेने की संभावना भी घटती है। इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना को बढ़ाती है। इसी से जुड़ा तीसरा तर्क भी है कि लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र में कभी कोई मतभेद नहीं होते, टकराव नहीं होते, होते हैं, पर इनको संभालने के तरीके भी उसमें शामिल होते हैं। किसी भी समाज में लोगों के हितों और विचारों में अंतर होगा ही। कोई भी समाज हो, कितना भी अच्छा हो, कितनी भी अच्छी व्यवस्था हो, टकराव विचारों में होगा ही। भारत की तरह भारी सामाजिक विविधता वाले देश में इस तरह का अंतर और भी ज़्यादा होता है। अलग अलग इलाकों में अलग अलग समूह के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, उनकी धार्मिक मान्यताएं अलग अलग होती हैं और जातियां भी अलग अलग होती हैं। अब देखिए, अलग अलग सामाजिक विविधता वाले लोग होते हैं, उनके रहने सहने, खाने पीने का, भाषाओं का, उनके तीज त्योहारों की, उनकी सबकी अलग अलग मान्यताएं होती हैं, अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। दुनिया को दुनिया को ये सभी अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं और उनकी पसंद में भी अंतर है। एक समूह की पसंद और दूसरे समूह की पसंद में टकराव भी होता है। ऐसे टकराव को कैसे सुलझाएं? इसे ताकत के बल पर सुलझाया जा सकता है। जिस समूह के पास ज़्यादा ताकत होगी वह दूसरे को दबा देगा। कमज़ोर समूह को इसे मानना ही होगा, लेकिन इससे नाराज़गी और असंतोष पैदा होगा। ऐसी स्थिति में विभिन्न समूह ज़्यादा समय तक साथ नहीं रह सकते। लोकतंत्र इस समस्या का एकमात्र शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराता है। लोकतंत्र में कोई भी स्थायी विजेता नहीं होता और कोई स्थायी रूप से पराजित भी नहीं होता। मतलब लोकतंत्र में सभी समान होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार जो जीत गया तो वही रहेगा और एक बार जो हार गया तो वो हमेशा हारता ही रहेगा। विभिन्न समूह एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रह सकते हैं। भारत की तरह विविधता वाले देश को लोकतंत्र की एकजुट बनाए रखे हुए हैं। बेहतर सरकार और सामाजिक जीवन पर प्रभाव के हिसाब से ये तीन तर्क लोकतंत्र को काफ़ी मजबूत साबित करते हैं। लेकिन लोकतंत्र के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क उससे बनने वाली सरकार के कामकाज से जुड़ा हुआ नहीं है। यह तर्क लोकतंत्र और नागरिकों के रिश्ते का है। लोकतंत्र में नागरिकों की जो हैसियत होती है वह किसी और व्यवस्था में नहीं होती। मतलब यहाँ पे नागरिकों को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, उनकी बातों की को वैल्यू दी जाती है। जो जनता चाहती है वही होता है। अगर इस व्यवस्था में बेहतर फैसले लेने और उत्तरदायी सरकार चलाने का काम ना भी हो तब भी यह दूसरों से बेहतर है। मान लीजिए इस व्यवस्था में बेहतर फैसले और उत्तरदायी सरकार चलाने का काम नहीं भी हो तो भी ये दूसरी जो व्यवस्थाएं होती हैं उनसे ज़्यादा अच्छी है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ सबसे गरीब और अनपढ़ को भी वही दर्जा प्राप्त है जो अमीर और पढ़े लिखे लोगों को भी है। अब देखिए, अब यहाँ पे वोट देने का अधिकार वही अमीर लोगों को है, वही गरीब लोगों को है। कोई भी चीज़ अगर गलत होती है किसी भी गरीब के साथ तो वो भी स्वतंत्र न्यायपालिका के रहते हुए न्याय प्राप्त करने का उतना ही अधिकारी है जितना कि एक अमीर व्यक्ति होता है। तो लोग किसी शासक की प्रजा ना होकर खुद अपने शासक हैं। अगर वे गलतियां करते हैं तब भी वे खुद इसके लिए जवाबदेह होते हैं। लोकतंत्र के पक्ष में आखिरी तर्क यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने के अवसर मिलते हैं। जैसे कि हमने ऊपर देखा है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि लोकतंत्र में कोई गलती नहीं हो सकती। किसी भी किस्म की सरकार इस बात की गारंटी नहीं दे सकती है। अब ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र में गलती नहीं हो सकती। अब ये चीज़ की तो गारंटी कोई भी सरकार नहीं दे सकती कि इसमें एक भी गलती नहीं होगी। इस मामले में लोकतंत्र का लाभ यह है कि इसमें गलतियों को ज़्यादा देर तक छुपाए नहीं रखा जा सकता। इसमें गलतियां सामने आ ही जाती हैं। इन गलतियों पर सार्वजनिक चर्चा की गुंजाइश लोकतंत्र में है और इन गलतियों पर सार्वजनिक चर्चाएं भी जो होती हैं वो लोकतंत्र शासन व्यवस्था में ही होती है और फिर इनमें सुधार करने की गुंजाइश भी होती है। तो इसका मतलब यह है कि या तो शासक समूह अपना फैसला बदले या शासक या शासक समूह को ही
बदला जा सकता है। गैर लोकतांत्रिक सरकारों में ऐसा नहीं किया जा सकता। चले अब इस चर्चा को समेटें। लोकतंत्र हमें सब चीज़ नहीं दे सकता और ना ही ये सभी समस्याओं का समाधान है, लेकिन यह साफ तौर पर उन सभी दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर है जिन्हें हम जानते हैं और दुनिया के लोगों को अनुभव है जिनका। ये अच्छे फैसलों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराता है। इसमें लोगों की इच्छाओं का सम्मान किए जाने की ज़्यादा संभावना होती है। मतलब राजतंत्रात्मक व्यवस्था में, तानाशाह व्यवस्था में लोगों की बातों का इतना सम्मान नहीं होता है जितना लोकतांत्रिक व्यवस्था में होता है, और इसमें अलग अलग तरह के लोग ज़्यादातर बेहतर ढंग से साथ साथ रह सकते हैं। अगर हम इनमें से कुछ काम करने में असफल रहते हैं तब भी इसमें गलती सुधारने की संभावना होती है। मतलब माना अगर इन सब चीज़ों में कुछ गलतियां भी हो जाती हैं या फिर ये फुलफ़िल नहीं हो पाती हैं, तो इनको सुधारने की गुंजाइश रहती है। ऐसा नहीं कि गलत हो गया तो अब सही नहीं किया जा सकता। और इसमें सभी नागरिकों को ज़्यादा सम्मान मिलता है। इसी वजह से लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था माना जाता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। अब 1.4 लोकतंत्र का बेहतर अर्थ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को पसंद आया हो हमारी इतनी मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर करिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। और मैं जानती हूँ लाइक वही लोग करते हैं जिनका दिल बहुत बड़ा होता है। तो प्लीज़ अपना दिल थोड़ा सा बड़ा करिए, लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।